नमस्कार, मैं राहिल कस्सार। गाजियाबाद के जो विधायक थे अतुल गर्ग, वो इस समय सांसद बन चुके हैं। जनता का अपार समर्थन उन्हें मिला, आज वो सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद में अब उपचुनाव होने हैं। तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, हर पार्टी से वो तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय गाजियाबाद में जो जोरों शोरों से नाम चल रहा है, वो है रुपेश जी का, जो निर्दलीय इस समय अकेले ही निकल पड़े हैं एक मुहिम पर चुनाव लड़ने को लेकर। आखिर क्या उनका मोटिव है चुनाव लड़ने को लेकर, उनसे बात करेंगे। रुपेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। रुपेश जी, गाजियाबाद में चुनाव लड़ने के कहाँ से आपको एक आइडिया आया कि भाई गाजियाबाद में चुनाव लड़ना चाहिए? जी क्योंकि आपकी शुरुआत तो जो हमने देखा है, आपके मैंने पढ़ा है, वो इलाहाबाद और लखनऊ से ज्यादा हुई है। जी जी तो गाजियाबाद में आने का विचार कहाँ से? एक्चुअली सर, इस समय जो स्थिति हमारे देश की है कि आम जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बिल्कुल नहीं हो रहा है। विधानसभा में चुनकर जो जा रहे हमारे विधायक लोग हैं, वो आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को सदन में नहीं उठा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, इनका व्यवसायीकरण हो गया है, बाजार के हाथ में आ गई हैं। आम आदमी शिक्षा से, चिकित्सा से वंचित सा होता जा रहा है। एमबीबीएस की फीस 1,20,00,000 हो रही है सर। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी समस्याएं, इनसे जनता जूझ रही है और इन समस्याओं की आवाज विधानसभा में उठाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने स्वयं डिसीजन लिया है कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाऊंगा, सरकार से सवाल पूछूंगा और नकेल कसूंगा। इस सवाल की बात करें तो अभी जब आप इससे पहले मुझे बता रहे थे, अभी हमारी बातचीत हुई, तो आपने कहा एक मुहिम हमने चालू की है, उस मुहिम के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, हम लोगों ने देश की मौजूदा व्यवस्था पर रिसर्च किया है और उस रिसर्च पर यह निष्कर्ष निकला है कि हम हर 5 साल में सिर्फ आदमी बदलते हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, सीएम, पीएम बदल देते हैं, लेकिन सिस्टम हमारा वैसे का वैसा ही बना रहता है। और जब तक इस सिस्टम में बुनियादी चेंजेस नहीं होंगे, तब तक सरकार बदलने से, पार्टी बदलने से, विधायक, सांसद बदलने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्था में बदलाव से संबंधित जो प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार किया है, उस प्रस्ताव को भारत के 542 सांसदों को पर्सनली लिखकर भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हमने भेजा है। लखनऊ से नई दिल्ली की व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन यात्रा भी निकाली है। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि जब तक ये व्यवस्था में बदलाव की आवाज विधानसभा के अंदर नहीं गूंजेगी, तब तक ये आवाज जनता के बीच पूरे देश में नहीं फैलेगी। आपने देखा है कि इतिहास में पढ़ा भी है कि भगत सिंह जी ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी गूंज पूरे देश में और लंदन तक जाए। तो जब तक असेंबली के अंदर व्यवस्था में बदलाव की आवाज नहीं उठेगी, तब तक उसकी गूंज देश के कोने कोने में नहीं पहुंचेगी। सर, हमने सिस्टम में बदलाव की बात की, अगर आपसे ही हम जानना चाहें तो एक सिर्फ हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए उसके अंदर? बिल्कुल सर, शिक्षा और चिकित्सा ये सामुदायिक सेवाएं हैं, लेकिन आज ये बाजार के प्रोडक्ट बन गए हैं और बाजार निर्दयी होता है सर। पैसा है तो पढ़ाई होगी, पैसा है तो दवाई होगी, पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा, बाजार निर्दयी होता है। तो जो शिक्षा और चिकित्सा है, दवाई है, पढ़ाई है, ये बाजार की चीज नहीं है। पढ़ाई वो चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है और दवाई वो चीज है जो इंसान की जान बचाती है। तो इंसानियत की जो बुनियादी चीजें हैं, पढ़ाई और दवाई, ये निर्दयी बाजार के हाथ में नहीं, समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए, समाज के हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है कि अगर जनता आप पे भरोसा करती है, आप ऐसे सबसे पहले 5 काम क्या करेंगे? जनता अगर आपको जिता के भेजे, वो क्या 5 काम क्या होंगे अगर आप जीत कर आते हैं, जनता विश्वास करती है आपके? बिल्कुल सर, पहला काम हमारा यही होगा कि जनता की जो शिक्षा और चिकित्सा की बुनियादी समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में उठाना है, सरकार से सवाल करना है, सरकार से काम करवाना है। क्योंकि विधायक का काम होता है जनता की आवाज उठाना और विकास करना, समस्याओं का समाधान करना, ये सरकार अपने मंत्रिमंडल और प्रशासन के माध्यम से करती है। तो हम ये काम करवाएंगे। और हाँ, विधायक निधि जो लगभग 25 करोड़ की राशि होती है अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए, तो मैं उसका इस्तेमाल शिक्षा और चिकित्सा के लिए और जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैं करूंगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये था कि बात गाजियाबाद की आपसे कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आप यहीं से लड़ रहे हैं। जी। गाजियाबाद के अंदर भी आपने कुछ कमियां देखी होंगी, तभी आप मैदान में आए हैं। किन कमियों को आपने देखा जो जीतने के बाद पूरी? जी सर, गाजियाबाद में जो लाइन पार का हिस्सा है, उस हिस्से में लोग नरक से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। लाल क्वार्टर ऐसा क्षेत्र है जहां पर साल भर पानी भरा रहता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं बरसात में, सड़क और नाला पता नहीं चलता है कहां पर है। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे डूब जाते हैं। अभी हाल ही में घटना हुई है, उसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ डूब गई है। मेरी सिस्टर जो ये अंडरपास से गुजर रही थी स्कूटी से, वो डूब गई और बड़ी मुश्किल से वहां जो उपस्थित लोग थे उन्होंने उसको बचाया।
ये हमारे साथ रुपेश जी थे जो चुनाव की गाजियाबाद में तैयारी कर रहे हैं। रुपेश जी, इससे पहले लखनऊ की एक सीट से भी चुनाव लड़े थे, जो सत्ताधारी पार्टी की बात करें बीजेपी, कांग्रेस या सपा के बाद 5वां स्थान रुपेश जी का था। अब देखने वाली बात होगी कि रुपेश जी गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गाजियाबाद की जनता उन्हें किस तरीके से अपना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है।